नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम सुनने वालों और देखने वालों को तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बफ़ज़्ल ताला अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने ज़मान में रखे, आमीन। मेरे देखने वालों, सुनने वालों, आज मैं एक ऐसे मसले पे ज़िक्र करूँगा और एक ऐसे मसले को उजागर करूँगा कि जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे इस मुल्क के लिए। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से एक एहतजाज, मुज़ाहरा पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्करों की तरफ से हो रहा है हुकूमत सिंध में। अब सिंध हुकूमत के अंदर ये चीज़ हो रही है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर उन्होंने एक हुकूमत सिंध ने एक उनका एक अलाउंस था, ग्रैंड हेल्थ अलाउंस, जो कि उन्होंने ख़त्म कर दिया गया है। उसके बनिस्बत उन्होंने फिर उसका वो रास्ता एहतजाज की सूरत इख्तियार कर लिया है। और वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया है कि जिस पे उन्होंने पहले उसका जो ज़िक्र, पहले जो उन्होंने एहतजाज का रुख किया वो सिंध सेक्रेटेरिएट में किया, फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता उसको आगे बढ़ाया और अभी उनके एक हेल्थ वर्कर से मेरी बात हुई है। उन्होंने अब मुझे बताया कि अब 16 नवंबर को उनका जो अगला जो नेक्स्ट जो स्टेप्स है एहतजाज का, वो वज़ीर आला हाउस को होगा और उससे आगे भी वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो मुज़ाहरे जो है पूरे पाकिस्तान में अब शुरू हो गए हैं। क्योंकि मसला सिर्फ़ ये हुकूमत सिंध का है, लेकिन अब वो उस एहतजाज को लेके पूरे पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अलमिया है, इसको रोकना है, रोकना होगा। और ये रोकने वाले कौन हैं? ये ज़ाहिर बात है हुकूमत वक़्ती होती है, इसको बैलेंस करने के लिए इनके मामलात को, इनके हल को, क्योंकि कोई भी नोटिफ़िकेशन निकालने से पहले मैं ये समझता हूँ, ये मेरी एक एडवाइस है, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत वक़्त का काम होता है, वो ज़्यादा बेहतर समझती है। लेकिन एक मेरी एक छोटी-सी एडवाइस है, हमेशा से ये रहा है, क्योंकि वो जब भी कोई नोटिफ़िकेशन निकालती है, एक ऑर्डर के बेसिस पे निकाल लेती है। अगर मैं ये समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं किसी से भी इदारे से, या जो उसके अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं और पहले से वो उनको बेनिफिशियरी मिल रही होती है और वो बेनिफिशियरी एकदम रोक दी जाए, तो उसको रोकने से पहले एक यानी कि नोटिफिकेशन निकालने से पहले उसको हम उनके जो अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ से मेरी मुराद ये है कि उनके जो लोग हैं, जो यानी कि जैसे आजकल जो अब पैरामेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं, जो यानी कि सूरत अख्तियार करे हुए एहतजाज की, जो उनमें जो उनके जो लीडर्स हजरात हैं, उनको अगर पहले से ये चीज़ बता दी जाए कि देखें हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, इसका सॉर्ट आउट अब हमने क्या करना है, और मिलजुल के अगर ये काम कर लें, तो मैं नहीं समझता कि फिर ये एक बहुत बड़ा मसला हो एहतजाज की सूरत इख्तियार करे। तो ये तो वो चीज़ है जो हुकूमत को करनी थी, जो उसने वो नहीं करी और एकदम उसने वो एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन वैसे ही निकाला गया कि मैं आपको जिक्र करूँगा एक छोटा सा, मैं 2017 में आपको लेके जाऊँगा। वो हुआ ये था कि जब कोरोना का सिलसिला शुरू हुआ था, हुकूमत उस वक़्त की जो वफ़ाक़ी हुकूमत थी, उसने एक नोटिफ़िकेशन निकाला था हेल्थ वर्करों के लिए और सबके लिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है उस वक़्त हो ये रहा था कि उस वक़्त के जो हेल्थ वर्कर थे, जिसमें डॉक्टर्स थे, नर्सें थी, वो उनको यानी कि समझ लें कि वो फैसिलिटीज़ देने में इनकार कर रहे थे और उन्होंने भी एहतजाज की सूरत अख्तियार कर ली, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो एकदम तो एक कोरोना जो था वो एकदम तरीके से एक डाई था, यानी कि समझ लें कि बिल्कुल एक मौत थी, फ्रंट लाइन पे समझ लें कि उनकी मौत हो रही थी कि अगर वो उनका इलाज कर रहे हैं, जो भी एक्स वाई ज़ेड है, तो वो एक बहुत बड़ा यानी कि एक रिस्क था और उस रिस्क को वो लेना नहीं चाह रहे थे और इसके लिए हुकूमत वक़्त, ख़्वाह वो फेडरल उस वक़्त की वफ़ाक़ी हुकूमत हो या पूरे पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत हो, तो वो एक परेशानी के आलम में थी और वो एहतजाज कर रहे थे, जिसमें डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था और बहुत बड़े पैमाने पे वो एहतजाज कर रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। तो मैं आपको ज़िक्र करूँगा एक छोटी-सी सिक्रेसी, मैं आज आपको एक शो करूँगा, यानी कि इस वीडियो के ज़रिए मैं करता नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ रही है और इसकी वजह ये है क्योंकि ये मौजूदा वक़्त के पेश नज़र देखते हुए जो मैं भी जो एहतजाज हो रहा है, उसके लिए मुझे ये शो करनी पड़ेगी और मैं बताना पड़ेगी, वरना मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि आपको बताई जाए, ये कुछ क्योंकि वो बाला ही हो जाती है, अंदरूनी खाना ही हो जाती है। लेकिन चूँकि मैं अभी वक़्त की ज़रूरत है, वो मैं बता सकूँ कि ये हुआ क्या है। मैं आपको बताऊँ कि 2017 के अंदर जब कोरोना का स्टार्ट हुआ और जो स्टाफ था उस वक़्त, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो हेल्थ वर्कर स्टाफ थे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम यानी कि कितने भी जो भी पेशेंट्स हैं, इससे रिलेटेड इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको हम नहीं देखेंगे। उससे हुआ ये था कि हुकूमत वक़्त जो थी वो वफ़ाक की हो या सूबे की हो, वो बहुत ही परेशानी का शिकार हो गई थी। तो वो उसको उस तरीके से काउंटर नहीं कर पा रही थी। तो मैं अब ज़िक्र करूँ, मैंने एक छोटा-सा मैसेज उस वक़्त वफ़ाक़ी हुकूमत को भेजा और उस पे मैंने जिसके ज़रिए भेजा उनका भी नाम मैं आगे लूँगा, क्योंकि ये सारी काबिशें उन्हीं की थी, मेरी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ़ एक एज़ एक एडवाइस दिया था। मैंने उसमें ये इनको एक छोटा-सा एडवाइस दिया था, एडवाइस मैं बताता हूँ आपको।
वो एडवाइस मैंने उनको ये दिया था कि देखें, आप जिस तरह से इन पैरामेडिकल स्टाफ्स को कह रहे हैं, फ़ोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। इसके लिए आप एक बेनिफिशियरी उनको दें। उस बेनिफिशियरी का क्या था, मैंने उनको कहा कि सबसे पहले तो आप ये करें कि ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये एक फ्रंट लाइन पे समझ लें कि एक महाज़, एक जंग, एक जहाद है, लड़ने वाली चीज़ है। तो इसमें तो उनकी डाय भी हो सकती है, मौत भी वाक़ई हो सकती है, जो बचाने वाले हैं वो खुद उसका शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए उनको सबसे पहले तो आप शहीद का रुतबा दें कि अगर खुदा न ख़ास्ता हुकूमत एक नोटिफ़िकेशन निकाले, उसके लिए हुकूमत वक़्त निकाले कि अगर वो अल्लाह ना करे इन यानी कि जो पेशेंट्स हैं उनको बचाते हुए अगर उनका इंतकाल हो जाए इस दौरान, तो उनको मरहूम के लिए नहीं बल्कि उनको शहीद का रुतबा दिया जाए और उनको शहीद कहा जाए। एक तो ये। दूसरा ये कि उनको वो स्पेशली बेनिफिशियरी दी जाए कि जो कि इसके अलग हटके हो, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बेनिफिशियरी दी जाए, ताकि उनका दिल भी खुले। और अगर वो अल्लाह ना करे वो इसमें अगर वो शहीद हो जाते हैं इसमें तो कम से कम उनके ख़ानदान वाले या जो भी है, कम से कम वो ये तो कहेंगे कि एक जहाद के तौर पे ये एक बीमारी आई थी, उसको हमने काउंटर किया और हमारे जो भी हैं उसमें वो शहीद हुए। तो ये तो एक वो चीज़ थी, बेनिफिशियरी थी। तो आप बिलीव करें कि ये मैंने रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे एक मैसेज किया था, और मैसेज मैंने किसको किया था वो मैं ज़िक्र आपको कर देता हूँ। शुएब सिद्दीकी साहब, जो कि उस वक़्त आईटी वफाकी सेक्रेटरी थे और इसको काउंटर कर रहे थे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के साथ। वो एक स्पेशली का एक काउंटर बना हुआ था। तो वो आप ये देखें, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने रात 12 बजे किया था। रात 12 बजे का मकसद मेरा ये था क्योंकि उस वक़्त वो 24 घंटे वो वर्किंग कर रहे थे। वो ऑनलाइन थे, ऑन कॉल थे, वो कोई भी एडवाइस हो, जो भी हो, वो कर रहे थे। तो शुएब सिद्दीकी साहब को जब मैंने ये वो मैसेज किया और उनको मैंने बताया कि जनाब ए वाला, आप इसको इस तरह से कर लें, तो आप बिलीव करें कि सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे मैंने जब टीवी खोला तो एआरवाई चैनल से वो एक नोटिफ़िकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से आया कि कोई भी यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स या जो भी अगर दौरान इलाज किसी का करते हुए अगर वो जाँ भाग हो जाता है तो वो शहीद का दर्जा उसको दिया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, उसको 50 लाख रुपए ऑन द स्पॉट, और फिर उसकी जो बेनिफिशियरी है उसको घर जो भी XYZ है वो दी जाएगी। लेकिन हाँ, उस इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने एक थोड़ा-सा कहा था कि वफ़ाकी हुकूमत का था, उन्होंने फर्स्ट लिया था, तो उन्होंने इसका इम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी कि इस्लामाबाद, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को काउंटर किया था। अच्छा, अब उसमें हुआ ये था कि उसके बाद जो सूबे थे, दूसरे सूबे थे, ज़ाहिर बात है वो सूबे अपने हिसाब से करेंगे। तो उसमें फिर सबसे बड़ी जो फिर उसके बाद पंजाब का नंबर आया, उन्होंने पंजाब ने उसको थर्ड डे उन्होंने भी बिल्कुल यही इम्प्लीमेंट ऐसे ही किया जैसे जो वफ़ाकी हुकूमत ने किया था। उसके बाद फिर दूसरी सूबे जो जिसमें सूबे बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध, तो उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से बेनिफिशियरी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बहुत उसको काबू किया, यानी कि उस यानी कि डॉक्टरों की को भी बैलेंस किया, और वो जो पेशेंट्स थे, जो हो रहे थे, जो एक वाक़या जो एक समझ लें एक बहुत बड़ा सानिया था, उसके लिए उन्होंने बहुत उसको यानी कि एक बैलेंस किया, उसको इतना ज़बरदस्त बैलेंस किया। जबकि आप ये देखिए कि उस ज़माने में जब ये वाक़या हुआ और ये कोरोना की एक यानी कि बीमारी आई, एक इंटरनेशनल समझ लें कि बीमारी थी ये, और जो हमारे मुल्क के अंदर आई, और जिस तरह से उस वक़्त हुकूमत वक़्त, वहाँ वो फेडरल हुकूमत हो या सूबे की गवर्नमेंट हो, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको बहुत समझ लें कि बहुत यानी कि प्रायोरिटी तौर पे, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने इस चीज़ को रखा, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया। और उसको उसका नतीजा ये निकला कि वो कोरोना जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपने अख्ताम पजीर हुआ, और बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और वो लोग थे, उन्होंने अपने एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दी। तो बहरहाल वो चीज़ तो उस वक्त की थी और उन्होंने किया। उसमें मैं आपको थोड़ा सा जिक्र और करूँ कि ये बताऊँ कि उसमें एनडीए सॉरी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका बहुत बड़ा एक किरदार रहा था, क्योंकि उन्होंने इसको एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन विफाक के साथ और सूबों के साथ रखी थी। और ये बिल्कुल ऐसी ही रखी थी कि उनको एक बैलेंस किया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल उसके अंदर एक ऐड आ रही थी, उसको हमने बैलेंस तो करना था। तो ज़ाहिर बात है विफाक ने तो ये एक एनडीए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बनी थी, उसने बहुत बड़ा अपना एक फ़ाल किरदार अदा किया था। तो वो हुकूमत यानी कि फेडरल वफाकी हुकूमत और सूबे हुकूमत के दरमियान। तो बहरहाल वो बहुत एक अच्छा था, तो वो उस वक़्त के मेडिकल स्टाफ्स के लिए और हेल्थ वर्करों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस कर दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उस वक़्त उन्होंने वो स्टेप्स लिया था, और अब भी ये ऐसा ही है। आप भी उसको एक बैलेंस आप कर सकते थे और करना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो पैरामेडिकल स्टाफ्स होते हैं, जो हेल्थ वर्कर होते हैं, वो एक तरीके से समझ लें कि एक ज़मीनी खुदा होते हैं, एक मसीहा होते हैं, क्योंकि ऊपर तो अल्लाह शिफा देने वाला होता है और नीचे हम लोग इनके रहमो करम पे होते हैं। तो जब तक हम इन्हें रिलीफ नहीं देंगे, इन्हें बेनिफिशियरी नहीं देंगे, तो हाउ कैन पॉसिबल द गुड वर्क।
तो वो कैसे करेंगे अपना काम? तो बहरहाल उसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा। वो मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मिसाल दूँ, अभी इसी एहतजाज के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल क्या दूँ, बल्कि मैं बताऊँ आपको कि अब मैं देख रहा था कि जब ये एहतजाज की सूरत इख्तियार हो रही थी, तो उसमें बहुत सारी लेडी हेल्थ वर्कर जो आगे बढ़ रही थी, या पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें डॉक्टर्स थे, लेडीज़ थी और भी बहुत सारे लोग थे। तो उसको ज़ाहिर बात है पुलिस रोक रही थी। ज़ाहिर बात है वो अपनी एक ड्यूटी अदा करेगी, उसको तो एक ऑर्डर है। जब उसको रोकने का ऑर्डर होता है तो वो उसको रोकती है, और जब पुरअमन होने होता है तो वो पुरअमन, क्योंकि प्रोटोकॉल भी पुलिस देती है और एहतजाज को भी वो इसी तरीके से रोकती है। वो तो सिर्फ़ बेचारे एक ऑर्डर के मुस्तहिक वो होते हैं। तो ज़ाहिर बात है उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये आपको ज़िक्र करूँ कि वो जब वो एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर थी, या बहरहाल मैंने उसको गौर से नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि वर्दी थी वो। तो जब वो किसी को रोक रही थी तो उसने थोड़ी देर के लिए वो समझ लें कि वो एक सोच में पड़ गई। तो मैंने उसकी जब सोच देखी तो मुझे कुछ याद आया, कुछ मैंने उसकी सोच को अडॉप्ट करने की कोशिश करी। तो मुझे हो सकता है वो ख़्याल आया कि हो सकता है ये सोच रही हो कि जिसको मैं उठा रही हूँ, तो ये भी वही है, हेल्थ वर्कर हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं या हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, कि हम कहीं न कहीं इनका के उस पे ज़ेरदस्त रहे होंगे। ज़ाहिर बात है कभी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में तो आमना-सामना तो कभी रहा होगा, उसका नहीं रहा होगा तो उसकी फैमिली में से किसी का रहा होगा, तो उसको एक थोड़ी-सी झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन क्या करे, वो भी बेचारी मोहताज थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑर्डर था, उसको फ़ॉलो अप करना था, उसने उसको कंसीव किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ भी बहुत अहम है, बहुत नाज़ुक चीज़ है कि 2 इदारों को एक जगह लड़ाना। लड़ाना इससे मुराद मेरी ये है कि एक पुलिस जो ज़ाहिर बात है मुहाफ़िज़ है, और एक प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा नाम है उसका, डिफेंस के हवाले से कह लें या जिसके हवाले से कह लें। इसी तरीके से ये मसीहा जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये भी एक मसीहा है। इनकी इज़्ज़त भी हमने बैलेंस करनी है। तो बहरहाल उस वक़्त ये एक छोटी-सी मिस्टेक्स मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत से हो गई, और हुकूमत सिंध से ये मिस्टेक हो गई कि ये नोटिफ़िकेशन देने से पहले उनको एतमाद में लाना चाहिए था। उन डॉक्टर्स को जो इनके अथॉरिटीज़ डॉक्टर्स हैं, जिनके इन्होंने एसोसिएशंस हैं, पीएमए में हो या जो भी हो, एक्स-वाई-ज़ेड हो, उनको लेके आना चाहिए था। उनका जो भी मामलात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो पहले पूरे करने चाहिए थे। उसके बाद वो एक नोटिफ़िकेशन निकाले। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पुरअमन तरीके से हो सकता था और हो जाता। क्योंकि हमेशा से मैंने ये देखा है कि सिंध हुकूमत में जब भी कभी कोई ऐसे मामलात आए हैं, तो बड़े एहसन तरीके से उन्होंने अंजाम दिए हैं। क्योंकि सिंध हुकूमत में ज़ाहिर बात है मुराद अली शाह का अपना एक बहुत बड़ा एक रोल है। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो चीफ मिनिस्टर हैं और एक बहुत अच्छे अरसे से मिनिस्टर रहे हैं, और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ वो कर लेते, और इसके लिए वो अपने सरपरस्त, यानी कि सरपरस्त मैं जिसका नाम लूँगा, जनाब यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, वो इस मसले को बड़ी आसानी से हल कर देते। ये उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मुझे इतना तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर ये मामलात अगर उन तक चले जाते तो वो इसको बड़ी आसानी से फंदा पेशानी से हल कर देते, क्योंकि बड़े मामलात हल करें, ज़ाहिर बात है हुकूमतों के वो हैं, तो वो कर सकते थे। तो ये एक छोटा-सा मसला था, ये भी कर सकते थे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक मसला जो है ये बैठ के हल हो सकता है। जो वो 16 नवंबर की जो कॉल दे रहे हैं, या वो और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम इन लोगों को बैठ के समझाया जाए और इनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको पूरा किया जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक हमारे लिए एक मसीहा है, और मसीहा की इज़्ज़त हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, फैसल शेरवानी, कॉलमिस्ट एंड जर्नलिस्ट। थैंक यू।